तो देखो बच्चों, अपना जो यूनिट चल रहा है और ये यूनिट है हाइड्रोकार्बन्स, और इसमें जो हमारा टॉपिक चल रहा है, और ये टॉपिक है क्या? एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक यौगिक। अभी तक इस टॉपिक में हम जो डिस्कस कर चुके हैं वो है एरोमेटिकता और एंटी एरोमेटिकता या एंटी एरोमेटिसिटी और उनके एग्जाम्पल्स। इसके अलावा बेंजीन के निर्माण की विधियां और उसके भौतिक गुण। अब जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, ये डिस्कशन जो स्टार्ट कर रहे हैं, और ये टॉपिक है हमारा क्या? बेंजीन के रासायनिक गुण। समझ गए ना? इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे? बेंजीन के रासायनिक गुण। तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, एरोमेटिक जो कंपाउंड्स हैं ना, नॉर्मली एक जनरल टेम्परेचर, एक सामान्य ताप पर रासायनिक रूप से बहुत कम क्रियाशील होते हैं। मींस बेंजीन एक सामान्य ताप पर कोई रासायनिक रूप से क्रिया नहीं करती। मींस अगर इसमें हम ऑक्सीकारक, प्रबल से प्रबल, ठीक है, अपचायक, नाभिक स्नेही, इलेक्ट्रॉन स्नेही एक नॉर्मल कंडीशन में मिला दें तो कोई रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि एरोमेटिक जो कंपाउंड्स हैं उनमें जो एरोमेटिक पाई इलेक्ट्रॉन रिंग है वो इनको स्टेबल बनाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये रासायनिक क्रिया करते ही नहीं है। अगर उचित रासायनिक परिस्थितियां लागू कर दी जाएं, उच्च ताप दाब रखा जाए, उत्प्रेरक रखे जाएं, तब ये फिर रासायनिक क्रियाएं करते हैं। तो अब यहां पर हम देखेंगे कि बेंजीन में कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं हो सकती हैं किसी उचित रासायनिक परिस्थिति। तो उनमें से पहला है योगात्मक अभिक्रिया। तो एक बात बता दूं बच्चों कि बेंजीन एक एल्कीन या एल्काइन के समान इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं नहीं देता कि एक नॉर्मल कंडीशन में हम उसमें HCl मिला दें और उसका डबल बॉन्ड पर अटैक हो जाए, वाटर मिला दें अटैक हो जाए। समझ गए ना? इनमें योगात्मक अभिक्रियाएं कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में होती हैं, उच्च ताप पर होती हैं। जैसे पहली है हाइड्रोजनीकरण। तो बेंजीन का हाइड्रोजनीकरण मतलब बेंजीन में हाइड्रोजन का एडिशन। चूंकि बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड हैं, इसीलिए 3 मोल H2 अटैक करता है निकेल की उपस्थिति में, और बेंजीन पूर्ण रूप से अपचयित होकर साइक्लोहेक्सेन बना देता है। क्या बना देता है? साइक्लोहेक्सेन। इसमें हीट निकलती है जो हाइड्रोजनीकरण इंथैल्पी कहलाती है। एक्चुअल में जितनी निकलनी चाहिए उससे कम निकलती है। मतलब बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड हैं और इन 3 डबल बॉन्ड की जो एनर्जी होनी चाहिए रूल के अनुसार उतनी ना निकल के उससे कम निकलती है। तो वो जो डिफरेंस आ गया है ना कि कितनी निकलनी चाहिए थी और कितनी निकली, ये जो डिफरेंस होगा वो हाइड्रोजनीकरण इंथैल्पी जो डिफरेंस आ रहा है वो बेंजीन की अनुनादी ऊर्जा के बराबर होता है। समझ गए ना? अनुनाद के कारण बेंजीन काफी स्थायी हो जाता है और इसके कारण हाइड्रोजनेशन एंथैल्पी की वैल्यू घट जाती है। तो इस तरह से अगर हम हाइड्रोजन से इसका रिडक्शन करें तो साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। वर्च रिडक्शन कराते हैं तो इसका 1,4 पोजीशन में हाइड्रोजन का एडिशन होता है और 1,4 डाइहाइड्रोहेक्साडाइन बनता है। ठीक है, इस तरह से। तो ये तो है रिडक्शन। फिर नेक्स्ट आता है ओजोनोलाइसिस। तो अपन ने ये पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर बेंजीन का ओजोनोलाइसिस किया जाए तो जहां जहां क्या है बच्चों, डबल बॉन्ड है, वहां से ये ब्रेक हो जाएगा और इस तरह से यहां का जो CH ग्रुप है वो ऑक्सीजन लेके CHO में चेंज हो जाएगा और इस तरह से दो CHO जुड़े होंगे और ये जो बना ये है ग्लाइऑक्सल। क्या बन गया? 3 मोल ग्लाइऑक्सल बनेगा, जो ये बताता है कि बेंजीन में अल्टरनेट क्या है? डबल बॉन्ड है। ओके, पहली रिएक्शन ये बताती है हाइड्रोजनीकरण की बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड है। ओजोनोलाइसिस ये बताता है कि बेंजीन में जो है क्या है, जो डबल बॉन्ड है वो अल्टरनेट है। ठीक इसी तरह से बेंजीन का क्लोरीनेशन किया जाए लाइट की प्रेजेंस में तो हर एक डबल बॉन्ड टूट जाता है इस तरह से। और जैसे हाइड्रोजन एक डबल बॉन्ड में 2 हाइड्रोजन जुड़ते हैं, वैसे ही एक डबल बॉन्ड को रिड्यूस करने के लिए या
कंप्लीट सैचुरेट करने के लिए 2 क्लोरीन लगेंगे और इस तरह से ये जो बना बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ये क्या है? बेंजीन हेक्साक्लोराइड, लिंडेन, गिमेक्सैन 666, ठीक है, ये सब इसी के नाम है। ये है गिमेक्सैन, लिंडेन के नाम से बिकता है, ठीक है, पेस्टिसाइड होता है, एग्रीकल्चर कृषि में कीटनाशी की तरह यूज होता है ना। और आईयूपीएसी नाम है इसका 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। तो इस तरह से ये है इसकी कुछ एडिशन रिएक्शंस, जहां पर ये दिखाई देता है कि बेंजीन एक असंतृप्त यौगिकों के समान भी कार्य करता है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में नहीं, कुछ विशिष्ट परिस्थिति। अब जो एरोमेटिक कंपाउंड के सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं और वो है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो देखो, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन मतलब इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह आता है, मतलब धनात्मक समूह, जैसे कि NO2 प्लस, हेलेनियम आयन, SO3, R प्लस, RCO प्लस, ये है इलेक्ट्रोफाइल्स। बेंजीन के हाइड्रोजन को प्रोटॉन की तरह हटा के और वो खुद जुड़ जाते हैं, और इसी को बोला गया है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन, जो कि एरोमेटिक यौगिकों के एक विशिष्ट गुणधर्म है। और ये अभिक्रिया ये दर्शाती है कि एरोमेटिक यौगिक किसके समान कार्य करते हैं? एक संतृप्त यौगिकों के समान, क्योंकि प्रतिस्थापन अभिक्रिया मेनली संतृप्त यौगिक एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स जो होते हैं सैचुरेट, उनमें मिलती है, वो इनमें दिखाई दे रही हैं। तो इस तरह से ये बहुत ही स्टेबिलिटी को शो करती हैं रिएक्शंस। ओके, अब इनमें मैकेनिज्म अगर हम देखें तो देखो, इलेक्ट्रोफाइल कभी स्वतंत्र तो होता नहीं है, इलेक्ट्रोफाइल को तो हमें बनाना पड़ता है। तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल्स हैं, ये जो अभिकर्मक होगा, अगर आप मैकेनिज्म में देखें तो हम इसे बोलेंगे इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इस तरह से ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक, ठीक है। तो देखो बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक होता है वो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में 2 टुकड़ों में टूट जाता है। एक पार्ट धनात्मक जो कि इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है, और दूसरा पार्ट जो निगेटिव है न्यूक्लियोफाइल की तरह, वो बेसिक ग्रुप होता है। इसका काम होगा लास्ट में बेंजीन वलय से जुड़े हुए हाइड्रोजन को प्रोटॉन की तरह निकाल देना, और इसका काम है बेंजीन वलय पर अटैक करना। सपोज हम नाइट्रेशन करा रहे हैं, तो नाइट्रेशन में नाइट्रिक एसिड ऐसे ब्रेक होता है NO2 और OH, क्योंकि यहां डायरेक्ट नहीं टूट सकता, H2SO4 लिया जाता है, तो H2SO4 H2O बना देता है, ठीक है, और एक NO2 ये वाला, ये OH H2SO4 से रिएक्शन करके H2O में चेंज हो जाएगा और HSO4 बन जाएगा, जो बाद में प्रोटॉन निकालने का काम करेगा, कौन? HSO4। अब यहां पर बेंजीन में हम इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराएंगे, मतलब जो भी यहां पर जैसे नाइट्रेशन हो रहा है तो NO2 आएगा, है ना, हैलोजिनेशन आ रहा है तो हेलेनियम आयन आएगा, फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन है तो R प्लस या RCO प्लस आएगा, सल्फोनेशन है तो SO3 आएगा, कार्बोक्सिलेशन है तो CO2 आएगा। तो ये ग्रुप जो भी है, चाहे कोई भी ग्रुप हो, इसी तरह अटैक करेगा। ये अटैक करेगा बेंजीन वलय पर और पाई बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, क्योंकि पाई बॉन्ड का ब्रेक होना, एरोमेटिसिटी का लॉस्ट होना, ठीक है, ये एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है, इसलिए स्लो चलता है। और यही स्टेप रेट डिटर्मिनेटिंग स्टेप है, और यहां पर जो रेट आप देखोगे, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी बेंजीन एंड इलेक्ट्रोफाइल, मींस इसे बोला जाता है SE2 रिएक्शन। मतलब ये जो मैकेनिज्म है वो है SE2, बाई मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। वाई मॉलिक्यूलर क्यों बोल रहे हैं बच्चों? क्योंकि रेट डिटर्मिनेटिंग स्टेप में 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक बेंजीन और एक इलेक्ट्रोफाइल, और इस तरह से एक स्लो स्टेप है, यही रेट डिटर्मिनेटिंग स्टेप है, वेग निर्धारक पद। अब ये जो कार्बोकैटाइन बना है, ये इस तरह से 3 प्रकार का 3 जगह अनुनाद दर्शाएगा, अल्टरनेट पॉजिटिव चार्ज खिसकेगा, पहले ऑर्थो फिर पैरा फिर ऑर्थो, और इस तरह से
हम ये कहें कि इन तीनों का जो अनुनादी रूप है वो ये हो जाएगा कि 3 जगह पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, मींस रिंग इस तरह से घूमेगी, ब्रेक रहती है, 4 इलेक्ट्रॉन की ये रिंग होती है। अब ये एरोमेटिसिटी में नहीं रहेगा, मतलब इसमें कोई एरोमेटिक कैरेक्टर नहीं होता। अब ये क्या करेगा, एरोमेटिसिटी को पूरा करने के लिए प्रोटॉन निकाल देता है बेसिक ग्रुप की प्रेजेंस में, जैसे OH माइनस है नाइट्रेशन में या HSO4 माइनस है, और इस तरह से यहां से प्रोटॉन निकल जाएगा और रिंग पूरी हो जाएगी। अब ये एक स्टेबल एरोमेटिक कंपाउंड बन गया, मतलब है सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन प्रोडक्ट बन गया। नाइट्रेशन कराए हैं तो नाइट्रो ग्रुप एंटर होगा, नाइट्रो बेंजीन बन जाएगा। सल्फोनेशन कराओगे तो SO3H हो जाएगा, सल्फोनिक एसिड बन जाएगा, है ना। हैलोजन ग्रुप मतलब जैसे क्लोराइड या ब्रोमाइड या आयोडाइड जो भी ग्रुप आता है पॉजिटिव चार्ज के फॉर्म में वो एंटर होगा तो हैलोएरीन्स बनेंगे। फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन होगी तो एल्काइल बेंजीन या एसाइल बेंजीन बनेंगे। तो होती सब में सेम रिएक्शन है, समझ गए ना। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मॉलिकुलर होता है, क्योंकि रेट डिटर्मिनेटिंग स्टेप में 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं, एक तो इलेक्ट्रोफाइल और एक खुद बेंजीन या इसका कोई भी डेरिवेटिव। फिर ये फास्ट होती है, प्रोटॉन निकला और इस तरह से प्रोडक्ट बना। अब अगर हम एक इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखें कि यहां पर हम स्थितिज ऊर्जा लें, क्या है ये हमारी स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, और यहां ली गई है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, मतलब अभिक्रिया की प्रगति। ठीक है, यहां पर क्या है, अभिक्रिया की प्रगति। तो देखो इस तरह से रिएक्शन होगी, ये है बेंजीन और ये है इलेक्ट्रोफाइल, इनमें टक्कर होगी, सबसे ज्यादा एनर्जी वाली स्टेट होगी क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड का टूटना है, एरोमेटिक कैरेक्टर का लॉस्ट होना है, इसलिए ज्यादा एनर्जी वाली होती है। तो ये एनर्जी ज्यादा रहेगी और इस तरह से जब ये TS1 अपना ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग को जो है बेंजीन रिंग में अटैक करके जुड़ ही जाएगा, पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो सबसे ज्यादा एनर्जी की स्टेट यहां पर आएगी। ठीक है, और इस तरह से इस पॉइंट पर यहां पर यही जो रेजोनेंस 3 बनाए हैं ना मैंने, 1 2 3, ये तीनों यहीं पे रहेंगे, इनका अस्तित्व यही होगा। अब चूंकि रेजोनेंस होता है तो कुछ एनर्जी लॉस्ट होगा, और जो अनुनाद संकर है वो इन तीनों रूपों से कहीं ज्यादा स्टेबल होगा और इस तरह से यहां कहीं बन जाएगा। ये है इसका अनुनाद संकर जो कि ये बना हुआ था, जिनमें पॉजिटिव चार्ज तीनों जगह हम पार्शियली शो कर रहे थे। ठीक है, कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ। फिर इसके बाद यहां पर क्या अटैक शुरू करेगा बच्चों, जो है बेस आएगा इस प्रोटॉन के लिए, अट्रैक्ट करेगा ये, और जब ये बेस प्रोटॉन के साथ पार्शियली बॉन्डेड हो जाएगा तो सबसे ज्यादा एनर्जी वाली स्टेट यहां पर इस तरह से बन जाएगी, मतलब रहेगी तो इससे कम, पहली स्टेट से कम है एनर्जी, लेकिन इससे ज्यादा हो जाएगी, किससे, जो कि एक इंटरमीडिएट बना हुआ है। ठीक है, यहां पर, और इस तरह से ये जो है प्रोडक्ट की, तो यहां पर ये स्टेट जो है थोड़ा ज्यादा एनर्जी वाली क्यों बनी, क्योंकि प्रोटॉन निकालने के लिए बेस इस इंटरमीडिएट पर ये जो बना है हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड, इस पर अटैक करता है तो फिर एनर्जी बढ़ जाएगी। और जैसे ही प्रोटॉन निकला और रिंग पूरी हुई, मतलब ये बॉन्ड अंदर आया और एकदम से बने हुए प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि बॉन्ड जो टूटा है CH वो कम एनर्जी का था, और जो बॉन्ड बना है CE ये ज्यादा एनर्जी का होता है, और इसलिए एनर्जी निकल जाएगी। मींस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और ये जितने नीचे चला जाएगा एनर्जी में उतना ही स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। तो कुल मिला के इस तरह से TS1 ज्यादा एनर्जी वाला था, और यही यहां पर RDS है। अच्छी तरह समझ गए। अब चाहे इलेक्ट्रोफाइल यहां आप नाइट्रो ग्रुप रख दो, चाहे इलेक्ट्रोफाइल हेलिनियम ग्रुप रख दो, चाहे SO3 रख दो, चाहे R+ रख दो, चाहे RCO+ रख दो, ग्राफ यही सबका बनेगा। बात क्लियर है। इसी तरह से TS1 बनेगी, TS2 बनेगा, रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा। यहां तक बात क्लियर है अच्छी तरह से। ओके, अब एक एक करके कुछ रिएक्शन समझते हैं, जैसे नाइट्रेशन, नाइट्रीकरण। नाइट्रेशन का मतलब समझ रहे हो आप, नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन, मींस बेंजीन का H हटेगा और NO2 ग्रुप यहां पर एंटर होगा, H+ हटेगा और NO2+ आ जाएगा।
नाइट्रेशन जब स्टार्ट होता है तो जो H2SO4 लिया गया है वो नाइट्रिक एसिड के OH को निकाल के और वाटर बना देगा और यहाँ NO2 प्लस बन जाएगा। क्योंकि NO2 ने OH डोनेट किया है तो एक प्रकार से क्षार के समान कार्य कर रहा है। मतलब यहाँ पर नाइट्रेशन में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि नाइट्रिक एसिड नाइट्रेशन में किस तरह काम करता है, तो यहाँ पर एक बेस की तरह काम कर रहा है क्योंकि OH को निकाल के बाहर कर रहा है और क्षार वो होते हैं जो OH निकालते हैं। HSO4 का काम होता है इस, ठीक है, सॉरी H2SO4 का काम है इस OH को H2O में बदल देना और फिर बाद में HSO4 का काम होगा इस प्रोटॉन को निकाल देना। एक क्वेश्चन दिया गया है कि अगर इस अभिक्रिया में KHSO4 मिला दिया जाए तो क्या होगा। तो देखो बच्चों, KHSO4 अगर आप मिला दोगे तो HSO4 यहां बन रहे हैं H2SO4 से और वहां पर क्या आ जाएंगे KHSO4, और जब भीड़ बढ़ जाएगी HSO4 माइनस की तो रिएक्शन रिवर्स होने लगेगी, क्योंकि जब कॉमन आयन ज्यादा हो जाएगा तो रिएक्शन उल्टा हो जाएगी, मतलब रिएक्शन स्लो हो जाएगी। समझ गए ना। तो इसीलिए KHSO4 मिलाने से नाइट्रेशन का रेट घट सकता है, क्योंकि अगर KHSO4 से HSO4 ज्यादा आएंगे तो वो फिर इस तरह से रिएक्शन को रिवर्स कर सकते हैं। यहाँ चैनो में पॉइंट्स लिख दिया है। चैनो3 एक क्षार के समान कार्य करता है। दूसरा है समस्थानिक प्रभाव नहीं दर्शाता। मतलब समझ रहे हो आप कि अगर बेंजीन में हम सारे H हटा के D लगा दें ड्यूटेरियम तो रेट में कोई चेंज आएगा कि नहीं, ट्राइटियम लगा दें T तो आएगा कि नहीं, तो कोई चेंज नहीं आएगा बच्चों, क्योंकि प्रोटॉन का निकलना रेट डिटर्मिनेटिंग नहीं है। रेट डिटर्मिनेटिंग है इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करना। इसलिए चाहे आप यहाँ H, ठीक है, लगा दें, चाहे D लगा दें, चाहे T लगा दें, रेट डिटर्मिनेशन में ये स्टेप नहीं आता और यही कारण है कि ये समस्थानिक प्रभाव नहीं दर्शाता। और इस तरह से चाहे ड्यूटेरेटेड बेंजीन हो, ट्राइटेटेड बेंजीन हो या नॉर्मल बेंजीन हो, इनमें सब में नाइट्रेशन का रेट बराबर आएगा, क्योंकि प्रोटॉन निष्कासन वेग निर्धारक पद नहीं है। बात अच्छी तरह से क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर ड्रास्टिक कंडीशन में नाइट्रेशन कराया जाए, ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड फ्यूमिंग H2SO4 यूज किया जाए तो ट्राई नाइट्रोबेंजीन भी बन जाता है। TNT जो बहुत ही एक्सप्लोसिव सब्सटेंस है, विस्फोटक पदार्थ है। अब देखो सल्फोनेशन में आते हैं। सल्फोनेशन में SO3 इलेक्ट्रोफाइल होता है। ये पहली बात तो क्वेश्चन ध्यान रखना है कि ये इलेक्ट्रोफाइल होता है और यहां पर ये जो है फ्यूमिंग यूज किया जाता है। तो फ्यूमिंग में एक्चुअली होता है H2SO4 प्लस SO3। तो यहां SO3 जो है इलेक्ट्रोफाइल होता है। अभिक्रिया उत्क्रमणीय होगी, मतलब रिएक्शन रिवर्स हो जाती है। मतलब यहां पर अगर आप देखोगे तो बेंजीन में जो है ये जुड़ा है S, डबल बॉन्ड O, और ये हो गया OH और डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो ये रिएक्शन क्या होती है कि रिवर्सिबल हो जाती है। मतलब यहां पर ये बना, इस कंपाउंड में ऐसा लिख रहा हूं, और यहां क्या निकल गया, ये प्रोटॉन। तो ये प्रोटॉन क्या करता है बच्चों, फिर से दोबारा अटैक कर देता है, और जैसे अटैक करता है तो फिर ये H जुड़ जाएगा और SO3H निकल के बाहर चला जाएगा। तो रिएक्शन रिवर्स हो जाती है। ये रिएक्शन HF के साथ, ठीक है, क्लोरीनेशन में, और सल्फोनेशन में रिएक्शन में निकले हुए H काफी एसिडिक होते हैं और ये खुद जो है H2SO4 अपने आप में जो है SO3 के फॉर्म में निकल जाएगा। देखो ये इधर आ जाएगा तो ये बॉन्ड इधर आ जाएगा, तुरंत अटैक करके ये इधर जुड़ जाएगा, और ऐसे में रिएक्शन जो है उत्क्रमणी हो जाती है। उत्क्रमणी होने का मतलब है कि H का अटैक करना, H प्लस का अटैक करना भी वेग निर्धारक हो गया ना। यहाँ देखो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करना वेग निर्धारक है, तो जब रिवर्स होगी तो H प्लस यहाँ पर किसका काम करने लगेगा, इलेक्ट्रोफाइल का, और इस तरह से ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह जब काम करेगा तो इसका अटैक करना भी वेग निर्धारक हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर हम यहाँ पर CH लेंगे तो अलग रेट आएगा, CD लेंगे तो अलग रेट आएगा, CP लेंगे तो अलग रेट आएगा। मतलब प्रोटॉन का निष्कासन एवं योग वेग निर्धारक भाग में भाग लेता है, ठीक है। लेते हैं तो अभिक्रिया समस्थानिक प्रभाव दर्शाएगी, और सबसे ज्यादा होगी C6H6 के साथ, फिर C6D6 के उससे कम, और क्यों बच्चों, क्योंकि CH बॉन्ड एनर्जी सबसे कम होती है। मतलब अगर आप बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर देखें तो ऐसा होगा, और बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है तो वेग कम होगा, और यही कारण है कि नॉर्मल बेंजीन के साथ जो है ये ज्यादा फास्ट चलेगा सल्फोनेशन।
तो समझ गए ना। तो एक क्वेश्चन तो यही होता है कि सल्फोनेशन में इलेक्ट्रोफाइल क्या है, तो SO3। सल्फोनेशन में किसका यूज किया जाता है, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। ये क्या आइसोटोपिक इफेक्ट समस्थानिक प्रभाव दर्शाती है, तो दर्शाती है, क्योंकि प्रोटॉन अगर कोई रिएक्शन रिवर्सिबल है तो ध्यान रखना प्रोटॉन का जुड़ना प्रोटॉन का निकलना दोनों वेग निर्धारक में यूज होंगे। बात क्लियर है यहाँ तक। फिर हम आते हैं हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण मीन्स बेंजीन के हाइड्रोजन का हटना और उसकी जगह पर किसका एंटर हो जाना, हैलोजन का। इसे हम बोलते हैं हैलोजनीकरण। जैसे क्लोरीन का क्लोरेनियम आयन एंटर हो रहा है तो क्लोरीनेशन हो गया। ये प्रेजेंस होगी AlCl3। देखो इसका काम क्या होता है बच्चों, अगर आप क्लोरीनेशन करा रहे हैं और AlCl3 यूज करेंगे, ये एक लुईस एसिड होगा तो ये ब्रेक कर देता है Cl+ और AlCl4- ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा और ये बेस का काम करेगा इस तरह से। और बाद में इस तरह से Cl जुड़ जाएगा H हट के, बाद में यही AlCl4 एक HCl निकाल के फिर से चेंज हो जाएगा AlCl3। और ध्यान रखें ये होता है निर्जल, क्योंकि अगर आपने जली ले लिया तो वो लुईस अम्ल की तरह काम नहीं करेगा। आयोडीनेशन कराना है तो आयोडीन का यूज होता है, HI निकल जाएगा। ये रिएक्शन भी रिवर्सिबल है क्योंकि HI बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, तुरंत आयोडीन को हटा के जोड़ देता, तो H का जुड़ना भी फिर से वेग निर्धारक हो जाएगा। तो ये भी आइसोटोपिक इफेक्ट दर्शाता है। दूसरा है अगर रिएक्शन को केवल एक डायरेक्शन में चलाना है तो इसमें ऑक्सीडाइजर लिया जाता है HNO3, HgO या HiO4, क्योंकि ये अच्छे ऑक्सीडाइजर हैं, HI को हटा के आयोडीन को ब्रेक कर देते हैं, तब रिएक्शन एक ही डायरेक्शन में चलती है। तो अभिक्रिया में HNO3, HgO, HiO4 मिलाने पर अभिक्रिया अनुत्क्रमणी हो जाती है, क्योंकि HI को ये ऑक्सीकृत कर देते हैं। अभिक्रिया उत्क्रमणी होने पर समस्थानिक प्रभाव दर्शाती है, बिल्कुल वैसा ही समस्थानिक प्रभाव जैसा सल्फोनेशन में दिखता है। तो ध्यान रखें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सी अभिक्रिया ठीक है समस्थानिक प्रभाव दर्शाती है। अगर सल्फोनेशन है तो सल्फोनेशन, आयोडीनेशन है तो आयोडीनेशन। बाकी रिएक्शन में इस तरह का कोई इफेक्ट नहीं मिलता क्योंकि में रिवर्सिबल नहीं है रिएक्शन। फिर आते हैं फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल क्रॉफ्ट दो प्रकार की अभिक्रिया है। फ्रीडल क्रॉफ्ट एल्कलीकरण, मतलब एल्काइल ग्रुप आएगा, H+ हटेगा और कार्बोकैटायन CH3+ यहाँ पर एंटर हो जाएगा। AlCl3 की प्रेजेंस में ही चलेगी, क्योंकि क्लोरीन को Cl- के रूप में निकालने का काम करता है AlCl3 और ये बदल जाता है कार्बोकैटायन में। फिर ये कार्बोकैटायन वलय पे अटैक करता है। फ्रीडल क्रॉफ्ट एसिलीकरण, तो यहाँ पर Cl एसाइल ग्रुप या एस्टिलीकरण है तो CH3CO आ जाएगा। एसिलीकरण है तो कोई भी एसाइल ग्रुप RCOCH आ जाएगा। बेंजलीकरण है, बेंजोइलेशन है तो यहाँ पर C6H5COCl ले सकते हैं और इस तरह से एक कीटोन बनेंगे, एरोमेटिक कीटोन। इस तरह से फ्रीडल क्रॉफ्ट एल्कलीकरण में बहुप्रतिस्थापी उत्पाद बनते हैं, क्योंकि एल्किल समूह वलय को सक्रिय बना देता है। देखो बच्चों, जैसे ही बेंजीन में एक एल्काइल ग्रुप आता है बेंजीन वलय और भी ज्यादा क्रियाशील हो जाती है। मतलब नॉर्मली जब बेंजीन में कुछ भी ग्रुप नहीं तब कम क्रियाशील थी। एल्कलीकरण हुआ तो बेंजीन में मिथाइल ग्रुप रिंग को और एक्टिवेट करता है। क्यों करता है ये मैं बताऊंगा आपको ऑर्थो पैरा डायरेक्शनल इफेक्ट में। तो इसलिए बेंजीन में ऑर्थो पोजीशन में भी और एल्काइल ग्रुप एंटर हो जाते हैं, पैरा पोजीशन में हो सकते हैं, तीनों पोजीशन में हो सकते हैं और इस तरह से मल्टी बहुप्रतिस्थापी उत्पाद बनता है। लेकिन लिखा है किंतु एसिलीकरण में केवल मोनो प्रतिस्थापी उत्पाद बनता है, क्योंकि RCO समूह वलय को निष्क्रिय बना देता है। ध्यान रखें एसाइलेशन ऐसा नहीं होता, क्योंकि एसाइलेशन में CH3CO समूह है जो मेटा डायरेक्शनल ग्रुप है, जो कि बेंजीन वलय को निष्क्रिय बना देता है, जिससे और आगे ऑर्थो और पैरा स्थितियों में कोई प्रतिस्थापन नहीं हो सकता, केवल होगा मेटा में। और चूंकि मेटा और भी ज्यादा निष्क्रिय हो जाती है तो इस तरह से यहाँ पर हमें एक ही उत्पाद बनता है। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन बता दूं। जैसे बेंजीन में हम किसका योग कराएं, CH3 CH2 CH2 Cl का, तो ध्यान रखें कि यहां पर कार्बोकैटायन बनता है, मतलब यहां पर CH3 CH2 CH2 Cl और AlCl3, तो ये पहले चेंज हो जाएगा CH3 CH2 CH2+, ये तुरंत रीअरेंज्ड होके CH3 CH+ हाइड्राइड माइग्रेशन से सेकेंडरी कार्बोकैटायन में बदल जाता है
और फिर ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बेंजीन में अटैक करेगा और यही रीजन है कि क्यूमीन बन जाती है। ठीक इसी तरह से हम एल्कीन ले लें या अल्कोहल ले लें और H2SO4 लेके कराएं तो भी यही बनेगी, क्योंकि एल्कीन में भी जब H2SO4 अटैक करेगा तो इस तरह से कार्बोकेटाइन बनेगा। अल्कोहल में पहले H2OH निकलेगा तो वही प्राइमरी 1 डिग्री, फिर ये इसमें चेंज हो जाएगा। तो अल्कोहल लोगे OH हटेगा, कार्बोकेटाइन 1 डिग्री बनेगा जो 2 डिग्री में चेंज होकर फिर अटैक करेगा। एल्कीन में तो पहले स्टेप में ही सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बन जाएगा। ठीक है, ठीक इसी तरह से इसका अगर हम अटैक कराएं तो ये क्यों बन रहा है बच्चों, क्योंकि यहां पर जैसे ही ये कार्बोकेटाइन बनेगा, कौन सा, इस तरह का AlCl3 के साथ ये चेंज हो जाएगा CH3 हाइड्राइड माइग्रेशन से CH3 प्लस टर्सरी में, मतलब ये H यहां आ जाएगा और फिर ये CH3 बेंजीन पे अटैक करके और ये इस तरह से टर्सरी ब्यूटाइलेटेड बेंजीन बना देगा। अगर हम CH2Cl2 का यूज करें तो दोनों Cl हटेंगे और 2 मोल बेंजीन जुड़ जाएगा AlCl3 की प्रेजेंस में और ये बन जाएगा डाइफिनाइल मीथेन। अगर हम 3 CHCl3 का यूज करें तो 3 मोल इस तरह से निकल जाएंगे AlCl3 की प्रेजेंस में और बन जाएगा ट्राइफिनाइल मीथेन। अगर इस कंपाउंड का यूज किया जाए तो क्या बनेगा, तो ये बन जाएगा, क्योंकि देखो यहां से ये Cl हटेगा, फिर ये बन जाएगा कार्बोकेटाइन, ये इसमें चेंज हो जाएगा और फिर ये कार्बोकेटाइन बेंजीन में अटैक कर देगा इस तरह से। CH3COCOCl का यूज किया जाए तो COCl ही हट जाएगा और ये जो ग्रुप है यहां से टूट के और फिर ये जुड़ जाएगा रिंग में। तो इस तरह से काफी क्वेश्चन फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन से मिलेंगे आपको ध्यान रखना है। अगर कार्बोकेटाइन एल्काइलेशन या एसाइलेशन करा रहे हैं आप और उसमें ज्यादा स्थायी कार्बोकेटाइन बन रहा है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में से 1 डिग्री से ज्यादा 2 डिग्री, मतलब उसमें पॉसिबिलिटी है हाइड्राइड माइग्रेशन की, तो ध्यान रखें आप हाइड्राइड माइग्रेशन कराने के बाद बने हुए कार्बोकेटाइन को रिंग में जोड़ देना। ठीक है, फिर आता है ऑक्सीक, तो ये तो थी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताई। फिर आते हैं बेंजीन का ऑक्सीकरण। वैसे तो बेंजीन नॉर्मली ऑक्सीकृत नहीं होता नॉर्मल कंडीशन में, लेकिन अगर बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंडीशन हाई टेम्परेचर रखा जाए B2O5 के साथ, जैसे 350 डिग्री में तो फिनॉल बना देता है, 450 डिग्री के आसपास मैलेइक एनहाइड्राइड बनाता है। वो कैसे बनता है बच्चों, देखो बेंजीन में ये है CH और ये है CH डबल बॉन्ड, तो यहां से ये ब्रेक होता है और ये COOH और ये COOH बनता है। मतलब पहले बन जाएगा इस तरह से हमारे पास, ये बन जाएगा एक मैलेइक एसिड जो बाद में और हीट कर रहे हैं तो यहां से H2O निकाल के और ये बदल जाएगा मैलेइक एनहाइड्राइड। तो इस तरह से ये है। टालुइन में एक आता है एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन पूछा जाता है, तो ध्यान रखें टालुइन में देखो अभी मैंने पहले भी एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन बताया था कि बेंजीन रिंग में एलाइल ग्रुप होता है। कैसे होता है, देखो ऐसे दिखता है, ये ऐसे है ना, तो ये एक एलाइलिक ग्रुप है। क्या है बच्चों, ये एलाइलिक ग्रुप है। तो इसलिए अगर हम लाइट की प्रेजेंस में क्लोरीन के रिएक्शन कराएंगे तो एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। एक तुल्यांक लोगे तो एक हाइड्रोजन हट जाएगा, 2 तुल्यांक ले लोगे तो 2 हट जाएंगे, तीनों तुल्यांक ले लोगे तो 3 होंगे। अब इसके आगे दे रखा होता है कि अगर मान लो CH2Cl है और KOH एक्वस लिखा है तो ध्यान रखें बेंजाइल अल्कोहल बन जाएगा। अगर CHCl2 है और KOH एक्वस लिखा है तो बेंजल्डिहाइड बन जाएगा और CCl3 है KOH से रिएक्शन कराएंगे तो बेंजोइक एसिड बन जाएगा। डायरेक्ट टालुइन का KMnO4 से ऑक्सीडेशन करा दे KOH और 373 केल्विन में तो भी क्या बनेगा, इस तरह से बेंजोइक एसिड बनेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस हैं बेंजीन की, बात क्लियर है अच्छी तरह से। तो इस तरह से, और अगर सोचो आपको ये लिखा है Cl2 और यहां लिख दे AlCl3 तो आप क्या बनाओगे, तो ध्यान रखें उसमें एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा बल्कि एक क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये बहुत कंफ्यूज करता है, ध्यान रखें लाइट हीट की प्रेजेंस है, इलेक्ट्रिक एनर्जी की प्रेजेंस है, तो आपको एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन कराना है टालुइन में, और अगर AlCl3 लिख दे तो बेंजीन के हाइड्रोजन हटाना है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्या, ठीक है, बेंजीन के गुण, रासायनिक गुण जो काम के हैं वो लिख दिए हैं, और भी कुछ रिएक्शंस हैं जबकि हमें सबकी जरूरत नहीं है। बाकी अगले टर्म में हम दैसिक प्रभाव पढ़ेंगे, ये होता क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, डायरेक्शनल इफेक्ट। आगे बहुत सारी रिएक्शंस एरोमेटिक रिंग में जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती हैं, विभिन्न प्रकार की क्रियात्मक
एरोमेटिक यौगिकों में, तो वो इसी प्रभाव से ही हमें पता चलेगी कि कौन सा ग्रुप बेंजीन की ऑर्थो में जुड़ेगा, कौन मेटा में जुड़ेगा, कौन पैरा में जुड़ेगा। तो ये हम अगली टर्म में डिस्कस करेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय, थैंक यू।